आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी के कुछ प्रश्नोत्तर हैं बचे हुए थे, तो हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, ये देखिए आपके विश्व के महाद्वीप हैं और इन्हीं पर कुछ प्रश्न हैं, इन पर जवाब देना आपको है। उम्मीद करता हूँ जवाब आपको आ जाएगा, बहुत कठिन नहीं प्रश्न है। चलिए, प्रश्न नंबर 1 इसमें है, मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? मेरी आवाज तो मिल रही है? हाँ, मिल रही है। मिल रही है तो ठीक है। चलिए, थोड़ा सा कट गया, कैसे पूरा नहीं हो रहा है। चलिए थोड़ा कम कर लेते हैं। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? कितने महाद्वीप विश्व में है? 7। चलिए, 7 महाद्वीप है, सी सही इसका है, तो मतलब इसका सी सही है। चलिए, सी सही कर लेते हैं। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा? महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है संसार में? एशिया महाद्वीप। ठीक। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? सबसे कम क्षेत्रफल किस महाद्वीप का है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप आपका है, सबसे अंतिम नंबर इसका आता है, सबसे छोटा वही हुआ। इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। श्वेत महाद्वीप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अंटार्कटिका, बिल्कुल सही है। चलिए, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीपीय महाद्वीप। अफ्रीका। अफ्रीका नहीं होगा, मुझे लग रहा है कि देखते कौन सा, मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया। चलिए, यूरोप है ये। यूरोप से किया गया है, प्रायद्वीपीय महाद्वीप के रूप में यूरोप है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप। चलिए बताइए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, क्या सही करेंगे? हमको लग रहा है एशिया होगा, एशिया ही सही है। सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया ही है। एशिया महाद्वीप निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? द्वीपीय महाद्वीप के रूप में आपका हमें लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ही होगा। देखता हूँ सही क्या है। सी है ये, क्योंकि बिल्कुल इसकी स्थिति इसी तरह से है कि एक तरह से द्वीपीय महाद्वीप है, वो बहुत बड़ा भी नहीं है और चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। छोटे से धरती के छोटे भूखंड को जो पानी से घिरे हों समुद्र में, उसको द्वीप कहते हैं। तो बहुत बड़ा आकार नहीं उसका है ये आपके ऑस्ट्रेलिया का। भारत से थोड़ा सा बड़ा है बस। इसकी स्थिति ऑस्ट्रेलिया की भारत से थोड़ी सी बड़ी है और भारत इसके ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का ही नंबर आता है। लेकिन चलिए, अगला देखिए आपका, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा कम की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं? प्यासी भूमि, यहाँ पे है प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहते हैं? अफ्रीका से। आपका ऑस्ट्रेलिया ही है, इसको प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया ही है। ऑस्ट्रेलिया में बारिश कम इसमें तो डी वाला ऑस्ट्रेलिया सही है। चलिए, कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहते हैं? ये तो बड़ा अजीब प्रश्न है। चलिए देखते हैं जवाब क्या इसका है। चलिए, ये वाला सही किया है। इसका मतलब नहीं पता, मतलब क्या इसका मतलब? सर वही महाद्वीपों को द्वीप ही हुआ, इसकी वही इंग्लिश में लिख दिए हैं। हाँ, तो समझ गए। इसका मतलब है महाद्वीपों का महाद्वीप, कॉन्टिनेंट ऑफ द कंट्रास्ट। हाँ, वही चीज है, बात बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही है, कॉन्टिनेंट कहते हैं महाद्वीपों को। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? नई दुनिया कौन सी है? अंटार्कटिका।
पता नहीं। उत्तरी अमेरिका उत्तरी शायद अमेरिका। है इसका जवाब। उत्तरी अमेरिका जवाब इसका शायद है। पहला सही है इसका उत्तरी अमेरिका। नई दुनिया। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहते हैं? मानव घर सबसे अधिक आबादी किसकी है? एशिया। एशिया। एशिया की, तो एशियाई होगा ये। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? भारत के दो समर्पित केंद्र वहां पे हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये दोनों आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में है भारत के, जो समर्पित हैं। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में लोग खास करके वहां पे प्रयोग करने के लिए जाते हैं। निम्न ताप पे, कम तापमान वहां पे है और वहां पे प्रयोग होता है जाकर के। डी वाला है आपका। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं? अंध महाद्वीप। अफ्रीका। और अंध महासागर किसे कहते हैं? वो अंध महासागर कौन है? अटलांटिक। भूमध्य अटलांटिक। अटलांटिक अटलांटिक को अंध महासागर के नाम से जानते हैं। अंध महाद्वीप की बात अगर आएगी तो आपका अफ्रीका महाद्वीप उसमें है। पंखा चल रहा है किसी के यहाँ, और उस पंखे की बराबर आवाज यहाँ तक पहुंच रही है। मेरे यहाँ नहीं चल रहा है। किसी के यहाँ चल रहा है। चलिए, निम्नलिखित किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडारगृह कहा जाता है? भविष्य का भंडारगृह के नाम से क्या प्रसिद्ध है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया। क्या सही करेंगे? एशिया। जी, भविष्य का भंडारगृह बी वाला सही, इसमें एशिया है। स्वाति, स्वाति दी आपके यहाँ आवाज आ रही है? चलिए। तो आप लोगों को स्क्रीन दिखाई पड़ रही है ना? स्क्रीन दिख रही है ना? बताइएगा, क्या स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ दिख रही है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, इसका जवाब आपका है प्रशांत। ये आवाज। स्वाति जी जरा बोल दीजिए, आपके यहाँ से आवाज, आपके यहाँ से आपके माइक प्रॉब्लम है कि कोई और समस्या है? सर मेरे यहाँ सवाल नहीं आ रही है, मेरे यहाँ कुछ चल ही नहीं रहा, फैन भी ऑफ है। अपना अपना माइक एक बार बंद करिए। आवाज तो आपके यहाँ से ही आ रही है, लेकिन आपके माइक में समस्या। कहीं माइक लगाए हैं क्या कान में आप? एक बार माइक अपना पुनः खोलिए। कान में कोई माइक लगाए हैं? नहीं सर, माइक नहीं लगा। आपके मोबाइल में समस्या है तभी। सर लैपटॉप से चला रहे हैं। कहीं से आवाज पकड़ रहा हुआ है, अगल बगल से, या उसका पंखा फैन कुछ इस तरह कुछ समस्या कोई है, मतलब आवाज आपके यहाँ से आ रही है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, बताइए भाई, सबसे बड़ा महासागर विश्व का कौन सा है? चलिए, जवाब सही आपका है। इसी में विश्व की सबसे बड़ा खडक जो गर्त है, इसका विश्व का गर्त का नाम बताइए, जो सबसे बड़ा है। मेरियाना गर्त। कितनी गहराई उसकी है? 11,033 मीटर। चलिए ठीक है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर नहीं। महासागर नहीं, 4 महासागर हैं। सबसे ऊपर है, सबसे, बताइए उसका नाम बताइए, सबसे ऊपर है। आर्कटिक। आर्कटिक सबसे ऊपर है। हाँ तो आर्कटिक तो हिंद महासागर बताया भी था आपने ना।
चलिए अगला बताइए, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते, छिपता हुआ महासागर कहते हैं, बता दीजिए। ये भी आपको आना चाहिए, बताया था मैंने। छिपता हुआ महासागर किसे कहते हैं? वही आपका आर्कटिक ही है। आर्कटिक को ही छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषताएं प्रवाल भित्ति है? कोरल कोरल द्वीप कहाँ पाए जाते हैं, किस महासागर में? शांत, प्रशांत। चलिए ठीक है, ये भी जवाब सही आपका है। विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? प्रशांत, हिंद, अटलांटिक में कौन शामिल इसमें नहीं है? महाभूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। कौन सा महासागर नहीं इसमें है? भूमध्य। भूमध्य सागर, ये सागर में आता, महासागर में नहीं है। मैरियाना ट्रेंच बताइए किस महासागर में है? प्रशांत। प्रशांत में है। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही क्रम है, सही अवरोही क्रम है। अवरोही का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ते हुए घटते क्रम में। किस क्रम में रहेगा अवरोही? हाँ। बड़े से छोटा, पहले बड़ा तब छोटा, बताइए कौन सही करेंगे इसमें, ए बी सी डी में से? पहले प्रशांत महासागर है। हाँ, प्रशांत महासागर सब में पहले लिखा हुआ है। उसके बाद बताइए। आर्कटिक, आर्कटिक, हिंद महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक। कैसे? और कोई बताए, सही करे कोई और इसको। देखिए पहला आपका प्रशांत है, दूसरा आपका अटलांटिक है, ये पहला वाला। दूसरा आपका अटलांटिक है, जो है ये दिख रहा है जो अटलांटिक। तीसरा हिंद है, चौथा आर्कटिक है। सबसे बड़ा आपका प्रशांत महासागर है, प्रशांत के बाद आपका अटलांटिक है, आंध्र महासागर, तब हिंद महासागर, अंत में आपका आर्कटिक महासागर। एक क्रम पहला वाला सही है, ये वाला। चलिए, महासागरों की सर्वाधिक गहराई है, वो जवाब जो था आपका वही जवाब है, बताइए सबसे अधिक गहराई कहाँ पे? कौन सा सही करेंगे? प्रशांत। प्रशांत। प्रशांत थोड़ा लिखा है यहाँ पे, गहराई लिखा है, बताइए कितनी गहराई सबसे अधिक है? कहाँ? अच्छा, 1133 डी वाला। चलिए डी वाला सही है। महासागरों की औसत गहराई है, औसत गहराई कितनी है? चलिए ये नहीं बताओगे आप लोग, देख लेते हैं। बी वाला 3800 मीटर पर औसत गहराई महासागरों की है। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में? सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में है? प्रशांत में ही। डी वाला है, आर्कटिक। आर्कटिक। निम्नलिखित में से कौन सा, हाँ, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में? इसका जवाब आपका आर्कटिक है, मग्न तट है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता? कौन सा महासागर है जो उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता? आर्कटिक, यही अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महासागर नहीं है। कहाँ अंटार्कटिका? यहाँ पे। अच्छा, नीचे वाला, ठीक। हम ऊपर वाला। प्रशांत है, हिंद है, और आर्कटिक है। अटलांटिक तो अटलांटिक आपका महासागर है ही नहीं, यहाँ लिखा केवल गया है। तो क्या सही करेंगे इसमें? उत्तरी अमेरिका को टच करने वाली बात, उत्तरी अमेरिका को। इसमें देखिए हिंद महासागर है, हिंद उत्तरी अमेरिका ऊपर पड़ता है ना, तो हिंद महासागर ऊपर टच, ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। बाकी प्रशांत भी टच कर लेता है, आपका आर्कटिक भी टच कर लेता है, अटलांटिक महासागर है बन करे तो आपका यही हिंद महासागर ही बनता है इसमें से। आपका सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा से दक्षिण महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? चलिए जवाब देख लीजिए इसका। इसका जवाब ए है, प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक ओर दक्षिण को तथा दूसरी ओर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? कौन सा महासागर एक ओर एशिया को, दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श करता है, बताइए भाई। प्रशांत।
प्रशांत दोनों तरफ है ना, अमेरिका भी में भी है, आपके एशिया में भी है। चलिए, उत्तरी अमेरिका उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर है? पश्चिम में कौन सा महासागर है? प्रशांत दोनों तरफ है। बस प्रशांत है, दोनों तरफ नहीं है, पूरब में उसका अटलांटिक है, पश्चिम में प्रशांत है। अभी तो अमेरिका महाद्वीप के, दोनों अमेरिका महाद्वीप के, उसके पूरब में अटलांटिक, बीच में अटलांटिक है ना, बीच माने पूरब में, और उसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है। उसी पनामा नहर उसी को जोड़ती है ना, पनामा नहर। पनामा नहर जो है उत्तर में पूरब पश्चिम को जोड़ती है, तो पूरब में आपका अटलांटिक पड़ जाता है और पश्चिम में प्रशांत महासागर पड़ता है उसके। अग्निवलय रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? सबको पता है, प्रशांत है ये। और अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है, क्या सही करेंगे? मेरियाना ट्रेंच। अटलांटिक महासागर में मेरियाना ट्रेंच है, अटलांटिक में है? नहीं, मेरियाना, तो मेरियाना किस प्रशांत में है ना, बताइए। देखिए साफ साफ है, बी वाला यहाँ पे, बी वाला जवाब सही है। तो प्यूटोरिको ट्रेंच, प्यूटोरिको ट्रेंच है। चलिए, जवाब इसका भी देख लीजिए। कुछ ये नदियों को लेकर प्रश्न यहाँ पे हैं। अब जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल के आयतन को लेकर के क्या सही करेंगे? भाई सबसे अधिक जल किसमें बहता है, किस नदी में? आप लोग शब्दों पर ध्यान कम देते हैं, शब्दों को समझ बनाइए। जैसे सबसे अधिक चौड़ा प्रवाह, प्रवाह का मतलब क्या होगा? सबसे अधिक चौड़ाई में जो बहती है, उसका मतलब जल से ही तो है। किससे? जल से, मतलब जल से ही मतलब उसका है। तो नदी आपकी अमेजन है वो। तो अमेजन तो बता रहे हैं। हाँ, तो आवाज नहीं आपको मिली थी ना। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती, भ्रंश घाटी में बहती है? अमेजन, सिंधु, वोल्गा और राइन। बताइए, भारत की दो नदियां कौन से भ्रंश घाटी में बहती हैं? नर्मदा, भारत की कौन सी? नर्मदा और ताप्ती बहती, ठीक है। उसी तरह से विश्व स्तर पर आपकी राइन नदी है, राइन जर्मनी में बहती है। देखो यहाँ पे राइन जर्मनी में बहती है, जो भ्रंश में बहती है। वोल्गा को यूरोप की गंगा कहते हैं। आपके कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है ये। सिंधु भारत पाकिस्तान बॉर्डर का निर्माण करती है। अमेजन नदी आपके ब्राजील में बहती है, ब्राजील में। और ऐसे ही देखिए, नील नदी आपके अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। मिसिसिपी और मिजोरी ये आपके उत्तरी अमेरिका में बहती है। यांग क्यांग आपके चीन में बहती है। अमेजन आपके ब्राजील में बहती है। कुछ थोड़ा सा भी जानिएगा, कौन नदी कहाँ बहती है? इसका जवाब देख लीजिए। इसका डी जवाब सही है, भ्रंश घाटी में डी वाली बहती है, राइन नदी। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? बताइए, अभी जवाब बताया मैंने, बताइए कहाँ गिरती है वोल्गा नदी? वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? वोल्गा नदी कहाँ? लाल सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर। वोल्गा नदी आपकी जो है कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर, इसके पहले चर्चा मैंने बताया था, उसमें वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। ये तो भूमध्य बी वाला, ठीक है, कैस्पियन सागर। अगला है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? अभी सीरिया, बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता। चलिए, बिल्कुल जवाब सही आपका है। देखिए, दो एक नाम बता दीजिए हमको और भी। बताओ, मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के तट पर बसी थी, किस नदी के तट पर है मेसोपोटामिया? टेम्स है क्या? दजला फरात, मैंने कई बार नाम लिया इसका, दजला फरात।
अब इन दोनों के बारे में नहीं पता हमको है कौन कौन से हैं, लेकिन फिलहाल दजला फरात मेसोपोटामिया की है, मिस्र की सभ्यता नील नदी आपकी है, और सैंडो सभ्यता आपकी सिंधु नदी है। सलोनी। चलिए अगला देख लीजिए, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? कोयला नदी कौन सी इसमें है? टेम्स, राइन, रोन और एल्ब। क्या सही करेंगे? कोयला नदी कौन सी है? बताइए भाई, कोयला नदी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आपके अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। राइन है। बिल्कुल सही है, राइन नदी आपकी है, राइन राइन नदी है, जो कि आपके कहाँ बहती है राइन नदी? बंदर हमारे यहाँ आ गए हैं। बंदरों की सेना बहुत। चलिए अगला देख लीजिए, राइन नदी ही है, बी वाला। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो नील, मिसिसिपी, राइन और रोन। क्या सही करेंगे? हेलो, क्या मेरी आवाज नहीं है? देखिए, राइन नदी ही है, हैं? कैसे आ रहा है भाई? राइन नदी आपकी तो व्यस्त की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी नहीं, राइन तो नहीं होगी ये, नील नदी हो सकती। देखता हूं मैं जवाब क्या सही आपका है। सी भी राइन नदी सही किया है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, चलिए ठीक है, राइन नदी सही किया हुआ है। लेकिन राइन नदी, चलिए ठीक है, आगे देखिए। यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन, रोन, डेन्यूब और वोल्गा। क्या सही करेंगे इसमें से आप? राइन। जवाब देखिए, वोल्गा यहाँ लिखा हुआ है, सबसे लंबी नदी यहाँ पे वोल्गा सही किया हुआ है। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जायरे, नाइजर, नील और अमेजन। जायरे, जायरे को ही कांगो भी कहा जाता है। जायरे ही है, जायरे तो। जायरे को ही कांगो भी कहा जाता है। 2 बार काटने वाली नदी आपकी यही है, जायरे ही है। जायरे का एक नाम कांगो है भी है, कांगो नदी के नाम से भी जानते हैं इसको। चलिए, पराना और पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका संयुक्त नाम, 2 नदियां मिलती हैं, पराना और पराग्वे, उनका नाम चेंज हो जाता है। बताइए भाई को क्या बोलते हैं अलग से, किस नाम से जानते हैं उनको? उरुवे। सही नहीं। उरुग्वे, कंबाइन, पराग्वे और लम्पाटा। हमें लग रहा लम्पाटा है ये नाम इसका हो जाता है। देखता हूँ सही क्या किया यहाँ पे। डी वाला सही है, लामपलाटा। लामपलाटा नाम इसका हो जाता है। अगला बताइए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? अमेजन, नील, जेम्बेंजी और इरावदी। बंदरों का प्रकोप जो है, चलिए अगला देखिए। तो ये इसका कौन सा सही क्या करेंगे आप? भूमध्य रेखा के समीप से उद्गम स्थल उसका होता है। देखिए, इरावदी नदी तो आपके बर्मा में बहती है, तो यहाँ कोई चांस है इसका नहीं है, बर्मा में बहती है, तो बर्मा भूमध्य रेखा पर नहीं है लगभग। ये जिम्बेंजे है। नील नदी का उद्गम स्थल आपका जो है कि इसके उस रेखा को स्पर्श ही नहीं करती है, विषुवत रेखा सरोवर को। जी।
मानसरोवर झील कहाँ से यहाँ पे आ जाएगा? चलिए जवाब देख लीजिए इसका, बी ही सही है। इसका उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के नजदीक से है। सबसे नजदीक भूमध्य रेखा की नदी आपकी उद्गम स्थल आपका विक्टोरिया झील आपकी हम लगभग इसी का अगल बगल ही पड़ती है। सही है। तो उद्गम स्थल इसका सबसे नजदीक का उद्गम स्थल इसका भूमध्य रेखा की इसी का नील नदी का ही है। अगला है, विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कौन सी है? तो आपकी गो होगी ये, मुझे लग रहा है एलो रिवर जो है। डी आपका एलो रिवर या वांगहो के नाम से प्रसिद्ध है, विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी के रूप में प्रसिद्ध है। और भारत की बात करेंगे तो आपका हुगली नदी है, हुगली। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काट गुजरती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। बलाओ, लिम्पोपो, नाइजर और जाम्बेजी। लिम्पोपो। चलिए आपका बी सही है, लिम्पोपो 2 बार मकर रेखा को काटती है। अगला है, किस नदी को यूरोप व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा। टेम्स, राइन, वोल्गा, सीने। सही भाई, टेम्स। राइन नदी है। नहीं, राइन नदी जर्मनी में बहती है। इसी को यूरोप की व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं। सबसे व्यस्त नदी है ये, भी ऊपर आया था भी, व्यापारिक दृष्टिकोण से। टेम्स नदी आपके इंग्लैंड में बहती है, लंदन में। वोल्गा आपके यूरोप में बहती है। सीने आपके, मैं बताया था, फ्रांस की जो आपके पेरिस है उसके पेरिस के तट, पेरिस के तट बसा हुआ है, सीने के तट पर। राइन जर्मनी की नदी है राइन। टेम्स आपके इंग्लैंड की नदी है। तो आपकी देखने जवाब क्या सही करता है, राइन नदी होना चाहिए, राइन नदी। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा सही, आपके श्रीलंका की है ये नदी है, श्रीलंका की है। देख लेते हैं जवाब इसका, महाबली गंगा श्रीलंका की नदी है। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? अभी गंगा ब्रह्मपुत्र दो नदियां जाती है, वहां पद्मा नाम किसका हो जाता है? ब्रह्मपुत्र का नाम, गंगा का नाम, तीसरा का नाम, कोसी। क्या ब्रह्मपुत्र का नाम पद्मा, गंगा का नाम बताइए वहां पे क्या होता है? गंगा का नाम, गंगा का नाम वहां क्या हो जाता है? जवाब देख लीजिए। देखिए ये देखिए, गंगा का नाम पद्मा होता है, ब्रह्मपुत्र का नाम वहां यमुना हो जाता है, गंगा का नाम पद्मा हो जाता है और ब्रह्मपुत्र का नाम वहां यमुना हो जाता है। परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है, गंगा का नाम पद्मा और ब्रह्मपुत्र का नाम यमुना वहां हो जाता है बांग्लादेश में जाकर के। चलिए अगला देखिए, वनों को लेकर कुछ प्रश्न आपके हैं, वनों को लेकर यहाँ पे हैं। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में, कनाडा में, फ्रांस में। क्या सही करेंगे? सदाबहार वर्षा वन, ब्राजील का अमेजन का जंगल आपका। सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाएंगे? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, मानसूनी जलवायु क्षेत्र में, मरुउद्यान क्षेत्र में। क्या सही करेंगे? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में नहीं, भूमध्य सागरीय नहीं, भूमध्य रेखी, भूमध्य रेखी विषुवत रेखा वाले क्षेत्र जो आपके हैं, सदाबहार वन तो वही मिलते हैं ना विषुवत रेखा पर। भूमध्य रेखी का मतलब, भूमध्य रेखी का मतलब क्या हो गया? विषुवत रेखा ही मतलब इसका है भूमध्य रेखी, धरती के मध्य वाले रेखी। तो भूमध्य सागरीय अलग चीज है, ये आपके भूमध्य सागर के अगल बगल क्षेत्र भूमध्य सागरीय में आते हैं। भूमध्य रेखी अलग क्षेत्र, भूमध्य रेखी, भूमध्य रेखी मतलब होता है विषुवत रेखा वाले क्षेत्र जो है। तो विषुवत रेखा पर ही आपके सदाबहार वन मिलते हैं। तो शब्द पर ध्यान दिया करिए, ये तो गलत हो जाएगा, आता है प्रश्न गलत हो जाएगा एक ठो। निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत आयनवर्ती वन पाए जाते हैं? आयनवर्ती, तो इसके बारे में हमको बताएं, आयनवर्ती क्या होता है? फिलहाल जवाब देख लीजिए इसका, आयनवर्ती वन कहाँ पाए जाते हैं? ये कांगो घाटी में मिलता है। कांगो घाटी का मतलब है कि आपके यूरोप में, नहीं यूरोप नहीं, अफ्रीका महाद्वीप में। कांगो बेसिन, जायरे नदी आपकी जो है आपके अफ्रीका महाद्वीप में नीचे वाले क्षेत्र में लगभग बहती है। तो उसी के क्षेत्र को आयनवर्ती वन के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए,
निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? ये प्रश्न तो कई बार परीक्षा में आया हुआ है, बताइए भाई। टुंडा वन, अमेजन पूर्वोत्तर वन, अमेजन वर्षा वन, टैंगा वन। चलिए जवाब सही आपका है, अमेजन के वर्षा वन को जो है धरती का फेफड़ा कहते हैं, कई बार बताया भी मैंने इसको लेकर के है। विषुवत-रेखी वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? जो विषुवत-रेखी वन है, जिसको ब्राजील में वन जो मिलते हैं, उसको नाम किस नाम से जानते हैं वहां पे? चेपरेल, फजेंडा, मैक्वीस, सेल्वास, क्या नाम उसका वहां पे? सेल्वास। उसका नाम शायद चेपरेल है, देखते हैं क्या सही किया है, डी वाला। चलिए सेल्वास ही सही आपका है। चलिए जवाब आपका सही सेल्वास है। विषुवत-रेखी जो ब्राजील में वन है उनको हम सेल्वास के नाम से जानते हैं। चलिए अगला देखिए, विषुवत-रेखी वर्षा वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र किस महाद्वीप में है? विषुवत-रेखी वर्षा वनों का किस महाद्वीप में सबसे अधिक क्षेत्र जो है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, क्या सही करेंगे? दक्षिण अमेरिका। जवाब सही आपका है, क्योंकि ब्राजील के जंगल जो है दक्षिण अमेरिका में ब्राजील पड़ता हुआ है, अमेजन। अमेजन के जंगल। अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं, अधिपादपता, अधिपादप का मतलब होता है किसी पेड़ के नीचे जो पादप उगते हैं या किसी पेड़ के सहारे जो पेड़ उगते हैं उसको अधिपादप कहते हैं। जैसे आर्किड हुआ आपका, उसमें वायु जड़ें होती हैं और किसी पेड़ पर उग जाता है और उससे पेड़ से कोई दिक्कत नहीं खड़ी करता है, मात्र सहारा लेता है उसका है, बाकी सारा भोजन वोजन अपने आप बनाता है वो। तो आर्किड मतलब अधिपादकता जो है कहाँ पे पाई जाती है? कोटधारी वनों में, सवाना मरुस्थली वनों में, मानसूनी वनों में, विषुवत-रेखी वनों में, क्या सही करेंगे? हेलो, कहीं छुट्टी बताया गया था क्या तब? चलिए आगे देखिए, विषुवत-रेखी वनों में वृक्ष लंबे होते हैं क्योंकि, बताइए जवाब क्या सही करेंगे इसमें? उसमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है, भूमि सर्वाधिक उपजाऊ है, जल की बहुलता है, इस क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व अधिक होता है, क्या सही करेंगे? जल की बहुलता। और कोई बताए, और कोई सही करे इसको? इसको और कोई सही करे? देखिए इसका पहला सही, पहला वाला सही होना चाहिए। अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पानी। हाँ सही। क्या होता है, पेड़ बहुत लंबे हो जाते हैं यहाँ के हैं, और प्रकाश पाने के चक्कर में ऊंचे उड़ते चले जाते हैं, क्योंकि बहुत घना जंगल है ये, और घना होने के कारण जो है कि ऊपर प्रकाश मिलेगा उसी को जो सबसे ऊपर जाएगा, इस चक्कर में पेड़ बहुत ऊपर चले जाते हैं प्रकाश लेने के चक्कर में। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है? प्रेरी, टुंड्रा, टैंगा, पतझड़, क्या सही करेंगे? पतझड़। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र आपका जो है, हमें लग रहा है पतझड़ वन है, सही है, पतझड़ वन ही होने चाहिए। पतझड़ वन ही सबसे अधिक मात्रा में धरती पर अगर कोई वन अगर है, पतझड़ वन आपके हैं, और भारत का भी सबसे अधिक क्षेत्र पतझड़ वनों में ही आता है। अगला देखिए 11वां नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? टुंड्रा, शंकुधारी वनों में, उप कटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण वनों में, क्या सही है? कटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। बिल्कुल सही जवाब आपका है, सी वाला जवाब सही होना चाहिए, सही है। सबसे अधिक टैंगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? टैंगा वन कहां से मिलता है? टैंगा वन साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया, चिली, भारत। शायद ये 65 से 55 से लेकर के 65 तक के जो अक्षांश होता है, इस बीच के वनों को टैंगा वन के नाम से जानते हैं। और ये कंडीशन आपकी जो है कि हमें लग रहा है साइबेरिया मतलब उसकी बनती है, रूस की, तो हमें लग रहा है साइबेरिया होना सही, साइबेरिया ज्यादा सूचित होगा यहाँ पे, देखता हूँ मैं क्या सही करता है। चलिए साइबेरिया ही सही इसका है।
स्प्रूस, फर तथा चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कहाँ के वन, तो किस तरह के वन है ये? सदाबहार वन है, मानसूनी वन है, भूमध्य रेखी क्या वन है ये? टैंगा वनों में, मानसूनी वनों में, भूमध्य रेखी वनों में, भूमध्य सागरी वनों में। क्या सही करेंगे आप लोग? भूमध्य रेखीय। चलिए देख लीजिए जवाब इसका, ये टैंगा वन लिखा है यहाँ पे। टैंगा वन, स्प्रूस, फर और चीड़ टैंगा वनों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदाबहारी सदापर्णी वन कहते हैं? चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण, क्या सही करेंगे? मानसूनी, टैंगा, भूमध्य सागरी, टुंड्रा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले, पर सदापर्णी मतलब पत्ते नहीं गिरते इनके हैं। शीतोष्ण है, शीत और उष्ण क्षेत्र मिलते हैं, कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले। तो मानसूनी वन में पत्ते गिरते हैं, तो मतलब ये सदापर्णी तो हुआ नहीं है। टुंड्रा वन भी आपका चौड़ी पट्टी वाला शायद नहीं होता है। टैंगा वन ये भी नहीं होता है। तो भूमध्य सागरी वन हो सकता है, ये भूमध्य सागरी वन आपका हो सकता है जहां चौड़ी पत्ती वाले और मिले। देखता हूं मैं सही क्या किया यहाँ पे है। चलिए डी वाला ही सही है। तो इस तरह से कुछ प्रश्न हमारे थे महाद्वीपों को लेकर के, वनों को लेकर के, और बहुत सारे प्रश्न हम नहीं ले पाए यहाँ पे। ऐसे आपके जलवायु को क्या बोलते, ज्वालामुखी को लेकर, पहाड़ पर्वतों को लेकर नहीं प्रश्न हो पाए यहाँ पे हैं। तो चलिए अब हम आपको सीधे ले चलते हैं, कुछ इतिहास के प्रश्न वहां ले चलते हैं आपको। यहाँ पे प्रश्न और जवाब सब साथ में ही है। यहाँ पे आपको इसको सुनना है, जवाब इसको नोट कर ले जाना क्या क्या सही। इसमें कुछ दिख नहीं रहा होगा स्पष्ट रूप से, बहुत बढ़िया। थोड़ा साफ नहीं है, क्या दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा लेकिन एकदम स्पष्ट नहीं, क्लियर नहीं है। देखिए लिखा है भारत इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? इसका जवाब आपका है, का जवाब है पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। पूरा का मतलब होता है पाषाण काल के पहले का। ऐसे पूरा पाषाण काल है ना, पूरा मतलब होता है पहले का, पाषाण काल मतलब पर्वत का पत्थर काल के पहले काल को हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो इसी को हम जो है पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। अगला आपका है, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? इसका जवाब भी क्या होगा? पूरा पाषाण काल में ही पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? परीक्षा में कई बार आया हुआ है। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? नगर सबसे नंबर वन को बने थे, वहां पे चौड़े चौड़े चौराहे होते थे, वहां पे लाइट की व्यवस्था होती थी, कचड़े की मतलब एक तरह से उस समय में वहां पर जो है कि मतलब कचरा इकट्ठा करने की व्यवस्था थी, नाली लगी हुई थी, मतलब सारी व्यवस्थाएं, पक्के घर थे, ईंटों घर बने हुए थे। तो किस काल की विशेषता है, किस सभ्यता की विशेषता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है सैंधव सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे विशेष व्यवस्था इसकी क्या है? नगर नियोजन, सबसे नंबर वन की प्लानिंग इसकी नगर नियोजन की मिलती है। जहां पर भी नगर मिले इसके हैं, मतलब चौराहे मिलते हैं, लाइट की व्यवस्था मिलती है, नाली मिलती है, घरों के आगे पीछे से नाली निकाली जाती थी, मतलब लाइट की, आपके यहाँ तक कि लाइट की व्यवस्था जगह जगह मिलती है, जगह जगह पावदान मतलब लगे थे जहाँ पे लाइट जलाई जाती थी रात में। चलिए आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है? इसका जवाब है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मतलब क्या होता है, तो बता दें हमको, इसका मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। एक खुदाई चल रही थी, रेल लाइन बना रहे थे अंग्रेज लोग रेल लाइन का निर्माण कर रहे थे। शायद ये जगह आपके पाकिस्तान में है, निर्माण कर रहे थे वहां पे। तो वहां पर खोदते खोदते पहुंचते हैं तो एक जगह टीला ऊपर था। उन्होंने कहा मट्टी यहाँ से लाते हैं हम लोग। तो मट्टी के लिए खुदाई शुरू की। उसका तो पूरा हड्डियों का पूरा मतलब हड्डियों का क्या निकला वहां से, हड्डियों का जाल निकला पूरा, मतलब हड्डी हड्डी मिली वहां पे उसको। तो लोग डर के, भैया ये तो बड़ी खतरनाक जगह कोई है, यहाँ पे हड्डी हड्डी निकल रही है। लोग बाद में लोगों ने इसका नाम, जो वहां पे स्थानीय नाम इसका रखा गया, उसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम पड़ गया मोहनजोदड़ो, मतलब हड्डियों का टीला, मृतकों का टीला।
के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। शायद जगह ये पाकिस्तान में है, ये वहीं पर खुदाई चल रही थी, मतलब वहीं पर रेल लाइन को लेकर के भी जल्दी की बात है, ये बहुत पहले की बात नहीं है, इसकी खोज अंग्रेजों ने किया है। चलिए आगे देखिए, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? इसका नाम है मृतकों का टीला। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? इसका जवाब भी आपका है मोहनजोदड़ो। नहाने के लिए एक ही जगह पर व्यवस्था की गई थी जहां पर बैठ के लोग स्नान करते थे। पूरे मतलब विशेष कार्यक्रम में पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते तो वहां बैठ के स्नान करते थे। मोहनजोदड़ो में एक जगह मिली है जहां पर जो है विशाल स्नानागार मिला है। देवी माता की मूर्ति संबंधित थी मातृ पूजा, विशेष रूप से सिंधु सभ्यता की विशेषता है, मातृ पूजा वहां पे लोग करते थे। मतलब ये देवी माता की बहुत सारी मूर्तियां वहां मिलती हैं, तो मातृ पूजा में मतलब 27 की परीक्षा में और जानिएगा, दो सभ्यताएं थी, द्रविड़ और सिंधु सभ्यता। उसे माता की पूजा संबंधित थी, देखो लिखा हुआ माता पूजा मतलब मातृ पूजा। मातृ सत्तात्मक थी सिंधु सभ्यता। हाँ वही बता रहा हूँ। तो माता की पूजा का मतलब क्या हो गया कि सत्ता वो सभ्यता कैसे थी? वो मातृ सत्तात्मक थी, मतलब माता प्रधान थी, वहां पे माता घर की मुखिया होती थी। और द्रविड़ सभ्यता जो दक्षिण भारत सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता जो आपकी थी वो कैसी थी? वो पितृ सत्तात्मक थी। द्रविड़ियन सभ्यता जो थी आपकी पितृ सत्तात्मक थी, और सैंधव सभ्यता जो आपकी थी मातृ सत्तात्मक थी, माता उसमें मुखिया होती थी। आज भी घर की मुखिया तो माताएं ही होती हैं। और हम लोग अगर सिंधु सभ्यता को माने, लेकिन जो आर्य लोग आए, जो आर्य लोग यहाँ पे आते हैं, तो उसमें प्रधान कौन था उनका? आर्यों का। आर्य सभ्यता जो पितृसत्तात्मक है, वहां पिता मुखिया होता था। तो बाद में सिंधु सभ्यता का विनाश किए लोग, यहाँ के लोगों को मारे काटे, जो भी किए, गुलाम बनाए इनको, यही लोग अनार्य होते हैं, वो लोग आर्य होते हैं। अगर आप जो है कि आर्य सभ्यता का, अगर सिंधु सभ्यता मतलब कोई इतिहास पढ़ेंगे आप लोग, जो वहां पे एक शब्द आता है आर्य व अनार्य। आर्यों के आने से पहले तो यहाँ पे उत्तर भारत में सिंधु सभ्यता ही विकसित थी। यहाँ पे आपके पूरा पाकिस्तान से लेकर के मतलब ये तराई पे जो भी बेल्ट आपका उत्तरी भारत का है, ये आपका सिंधु सभ्यता का क्षेत्र था। ये उसके दक्षिण भारत वाला क्षेत्र आपका जो है द्रविड़ सभ्यता का क्षेत्र था। जब आर्य यहाँ पे आते हैं तो यहाँ के लोगों पे लड़ाई संघर्ष झगड़ा मार जो भी करना होता करते हैं, और दो भागों में बढ़ता है समाज यहाँ से, एक आर्य और एक अनार्य। तो यहाँ के स्थानीय लोग जो थे वो अनार्य कहे गए, और अंग्रेज लोग ने जो आपके आर्य थे वो जो है आर्य कहे गए। आर्य और अनार्य दो भाग हुआ। बाद में ही इसका बाद में नामकरण इसका होता है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन शूद्र है, कौन क्या फलाना ढका, जो भी नामकरण होंगे बाद में होते हैं। तो शुरुआती स्टेज में आर्य अनार्य दो शब्द मिलते हैं आपके यहाँ से। तो जानिएगा कि जो आर्यों के आगमन से ही जो सैंधव सभ्यता क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश होता है। ये लोग लड़ाई संघर्ष करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां पे जो है कि क्या बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं मतलब उद्गार हुआ तब धरती नष्ट हुई, इस कारण से विनाश हुआ उसका। कुछ लोग कहते हैं आग लग गई। तो तरह तरह की बातें लोग को सामने लाते, मिला जुला करके आर्यों ने ही सभ्यता का विनाश किया था, सिंधु घाटी सभ्यता का। और इन्हीं को इन्होंने अनार्य या राक्षस कहे थे। राक्षस या अनार्य लोग कोई और नहीं थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही जो राक्षस और अनार्य थे, यही लोग अनार्य के रूप में प्रसिद्ध हुए यहाँ पे। मतलब इन्हीं का विनाश करके आर्यों ने जो अपनी संस्कृति को लादा इनके ऊपर, जबरदस्ती लादे। और अगर आप लोग मानेंगे तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी जो है यहाँ के शूद्र और अनार्य लोग जो है वही इसके मूल निवासी, आज भी इनके गुलामी और बाकी चीजें कर रहे हैं। आगे आ जाइए, यहाँ पे लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी माल घाट था? लोथल, लोथल एक बंदरगाह है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? इसका जवाब क्या देंगे आप लोग? तो लोथल है ये। लोथल सैंधव घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। सभ्यता का जहाजी माल घाट था, मतलब जहाजें यहाँ से उतरती थी। मतलब एक तरह से व्यापार बहुत उत्कृष्ट दशा में था। और जहाजी बंदरगाह कौन सा था आपका? जो है लोथल था, सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता में काली, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा तो मिट्टी के मृदभांड मिले हैं, मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के पात्र खूब। आज भी जो है कि नक्काशी और जो कलर इस पे लगे थे इसके ऊपर, आज भी कलर उसके चमक रहे हैं। मृदभांड जो है कालीबंगा में मिले थे। कालीबंगा कहाँ पे है मुझे कंफर्म नहीं इसके बारे में, इसलिए ज्यादा बात नहीं कर सकते इस पर। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? दूध और उसके उत्पाद, क्योंकि मुख्य रूप से गाय पालते थे लोग,
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है गाय या बाकी पशुओं पालते थे वहां से, और उन्हीं का दूध और उनके भोज उत्पाद का मुख्य भोजन था इनका। ये लोग यही खाते पीते थे और इनसे अपना आहार विहार लेते थे। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया, बताइए भाई। सबसे पहले कौन सी धातु का इस्तेमाल करते हैं ये लोग? फिलहाल यहाँ लिखा तांबा। नहीं गया है, लेकिन धातु की बात आएगी तांबा का नंबर आता है। तांबा और सोना दो ऐसे धातु जो मुक्त अवस्था में मिलते हैं। तो तांबा और सोना जो होता है इस विशेष जगह पर जो है कि मतलब शुद्ध अवस्था में, मतलब उसको आपको अलग से परिष्कृत नहीं करना पड़ता है, अयस्क रूप में नहीं मिलता है वो। तो तांबा पहली धातु थी। फिलहाल यहाँ जवाब यहाँ से कट गया, लग रहा है, मिला नहीं है यहाँ पे जवाब, जवाब हट गया है तो छोड़ देते उसको, लेकिन तांबा ही है जानिएगा वो। बौद्ध धर्म ने चलिए बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां और शूद्र। बौद्ध धर्म ने मुख्य रूप से जो है स्त्रियों और शूद्र को प्रभावित किया था, और उसी साथ ये लोग जुड़े, स्त्रियां जुड़ी और शूद्र जुड़े। इसके पहले किसी धर्म में जो है पहली बात तो हिंदू धर्म जो व्यवस्था थी या जो आर्य समाज की व्यवस्था, उसमें स्त्रियों को मंदिर जाने की व्यवस्था नहीं थी, स्त्रियां मंदिर नहीं जा सकती थी। और आज भी किसी किसी मंदिर में, जैसे सबरीमाला, जैसे केरल का सबरीमाला हुआ, आज भी तक प्रतिबंधित है, मतलब स्त्रियां वहां पे नहीं जा सकती हैं। और अभी तो अम्बेडकर के जैसे लोगों ने प्रयास किया कि जहां पर शूद्र से लेकर के स्त्रियां भी मंदिर में जाने लगे हैं, लेकिन आज भी कहीं न कहीं मनाही है, और शूद्र लोगों को मंदिर जाने की मनाही आज भी है। बहुत सारे जगह भारत में ऐसी जगह मिलेंगे जहां पर शूद्र लोग आज मंदिर में नहीं घुस पाते हैं। तो अभियान चलाया अम्बेडकर ने और गांधी जी ने मिलकर चलाया, तब जाकर जो है शूद्र मंदिर में घुसे, पहली बार एंट्री मारे। चलिए यहाँ लिखा हुआ है बौद्ध धर्म किस मतों पर विश्वास करता है। चलिए वही देखिए, चार आर्य सत्य जो आपके दुनिया दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो इसका मतलब कुछ नहीं, दूसरे तरह से लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, आर्य सत्य। देखिए अगर बुद्ध हम की बात करेंगे आप, तो इसमें मैं बताता हूँ कुछ सब जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं आपसे। अष्टांगिक मार्ग, चार आर्य सत्य, द्वादश निदान, और द्वादश निदान, चार आर्य सत्य, पंचशील, ये सारी चीजें परीक्षा में पूछी गई आपसे। तो इन चीजों को शब्दावली याद रखिएगा। मान लीजिए परीक्षा में दे दे पंचशील सिद्धांत किसका है, तो इसका सिद्धांत बौद्ध धर्म का है। आर्य सत्य सिद्धांत किसका है, बौद्ध धर्म का है। अष्टांगिक मार्ग किसका है, तो बौद्ध धर्म का है। द्वादश निदान किसका, तो बौद्ध धर्म की। शब्दावली याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछता। पवज्जा, बताइए भाई पवज्जा क्या चीज है? पवज्जा संस्कार क्या है, तो बताइए कोई हमको पवज्जा संस्कार क्या? जिस तरह से उपनयन संस्कार होता है, हाँ बिल्कुल, जिस तरह से उपनयन संस्कार हिंदू सभ्यता में होता है, शिक्षा लेने की शुरुआत में होता है, उसी तरह से बौद्ध धर्म सभ्यता में पवज्जा संस्कार होता है। बच्चों को शिक्षा लेने के लिए पवज्जा संस्कार करा के शिक्षा में उसको जो है पदार्पण कराती है। इस तरह से मुसलमानों में बिस्मिल्लाह खानी होता है, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पे जो है कुरान की प्रथम आयत पढ़ाई जाती है उनको। उसी तरह से आपके हिंदू धर्म में क्या उपनयन संस्कार होता था, और बौद्ध धर्म में जो है पवज्जा संस्कार होता है। तीनों संस्कार आपके विद्यारंभ को लेकर के ही हैं। परीक्षा में कई बार प्रश्न यहाँ से पूछे भी गए, तो याद रखिएगा दिमाग में अपने आप, पवज्जा संस्कार और बिस्मिल्लाह खाने, और क्या बोलते हैं उपनयन संस्कार। लेकिन एक चीज यहाँ से भी तो याद रखिएगा हमेशा कि आर्य समाज में, आर्य सभ्यता में या हिंदू धर्म में शूद्रों को शिक्षा लेने कोई अधिकार नहीं था, मतलब उनका उपनयन संस्कार उनका होता ही नहीं था। शूद्रों का उपनयन संस्कार होता ही नहीं था। उपनयन का मतलब होता है कि जाना, और गुरु उनको जनेऊ पहनाता था, एक ठो जनेऊ, और वहीं से उपनयन संस्कार की शुरुआत होती थी। फिर आप शिक्षा लेने के आप योग्य हो गए। चलिए आगे आ जाइए। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसने की थी, किस भाषा में की गई, बताइए। बौद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई थी? प्रारंभिक पाली भाषा है। भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला धर्म का ग्रंथ है। चलिए कुछ लिखा हुआ दिख नहीं रहा, क्या लिखा हुआ, छोड़ दीजिए उसको। बुद्ध को ज्ञान कहाँ, प्रबोध कहाँ, मतलब प्रबोध ज्ञान कहाँ मिला था इनको? तो भाई बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था?
बोध गया में बिहार में मिला था, बोध गया में बिहार में मिला था। देखिए बोध गया कट गया लिखा हुआ है यहाँ पे, चलिए दिख नहीं रहा क्या लिखा, छोड़ देते हैं। महावीर थे, महावीर बताओ किस धर्म के प्रवर्तक थे, किस धर्म के? जैन धर्म के प्रवर्तक। जैन धर्म के तो कौन से तीर्थंकर, कौन से नंबर तीर्थंकर थे, किस नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें। और इनका जो नाम आता है गौतम बुद्ध का नाम शायद 23वें थे, बौद्ध धर्म के 23वें पैगंबर थे, 24वें थे। चलिए जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे मानते हैं? यहाँ देखिए ऋषभ देव दिया हुआ है, ऋषभ देव। जैन साहित्य को कहा जाता है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। जैन साहित्य को अंग कहते हैं। आगम यहाँ पे अंग लिखा हुआ, जैन साहित्य को कहते हैं अंग लिखा हुआ है। आगम सही, आपका भी जवाब सही है, आपका भी सही है, आगम सही हो, आगम ही होना चाहिए। जैन साहित्य को या बौद्ध साहित्य को आगम पे, बौद्ध साहित्य का तो आगम नहीं है, बौद्ध साहित्य का तो आगम नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आप पहले फिलहाल आगम आप दिमाग में रखिए, आगम सही है हमें लगता है जैन साहित्य का। अब कुछ देखिए तथ्य यहाँ पे हैं, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, इनके बारे में जो देख लीजिए। गुप्त शासन के दौरान ऐसे व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ था? गुप्त काल में नवरत्नों में एक था, बता दीजिए। देखिए लिखा हुआ आर्यभट्ट, किसके नवरत्नों में शामिल थे? सर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश का है, मौर्य वंश का नहीं है। गुप्त वंश में, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है या द्वितीय। आप पढ़ते होंगे कहानी, एक बैताल पचीसी कहानी करके आती है, बैताल पचीसी कहानी एक आती है, किसने लिखा है इसको, बैताल पचीसी को? चलिए मुझे भी नहीं याद है, फिलहाल बैताल पचीसी का संबंध चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से ही है। एक जो है कि एक सिंहासन के बारे में आपको इंटर में अंग्रेजी में मिलता है, पता नहीं कैसे पाठ का नाम याद नहीं जा रहा, विक्रमादित्य का सिंहासन, जजमेंट सीट आप सर ऐसे करके है। हाँ बिल्कुल, जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य इस तरह करके है। तो ये इसका संबंध विक्रमादित्य से, विक्रमी संवत का संचालन जो है विक्रमादित्य के नाम से ही होता है। विक्रमी संवत जिसका संबंध आपके 57 वर्ष पहले से, मतलब ईस्वी के 57 वर्ष पहले है, विक्रमी संवत आपका है। और शक संवत, विक्रमी संवत दोनों का इस्तेमाल भारत करता है। शक संवत 1878 साल पहले बाद का है, और विक्रमी संवत क्या है? विक्रमी संवत आपका 57 साल पहले का है। तो विक्रमी संवत का संबंध आपके जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय से है। चलिए आगे आ जाइए। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी, देखिए भाषा की बात है, संस्कृत यहाँ पे सबसे संस्कृत का एक जानिएगा। अगर संस्कृत भाषा का स्वर्ण काल के नाम से बात करेंगे अगर हम, तो आपका ये कौन सा काल है? गुप्त काल ही है। सारे सांस्कृतिक ग्रंथ जो आपके हैं, हमें लगता है रामायण महाभारत भी इसी काल में ही लिखे गए हैं। रामायण से लेकर के महाभारत तक सारे ग्रंथ जो इसी काल में ही लिखे गए हैं। तो संस्कृत भाषा की उत्कर्ष का स्वर्ण काल है ये गुप्त काल जो है। आप जानते हैं कि आर्यभट्ट, बरामिहिर और धन्वंतर और बहुत सारे, मतलब कालिदास का भी शायद नाम इसी के साथ जुड़ा हुआ है, कालिदास का भी नाम शायद यही जुड़ा हुआ है, कालिदास भी इसी दरबारी थे। तो सारे लोग जो थे आपके, इसका संबंध गुप्त काल से। अब गुप्त काल को संस्कृत विकास का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देख लीजिए। गुप्त वंश का वह राजा था जिसने हूणों पर आक्रमण करके उन्हें रोका। हूणों के आक्रमण से ही गुप्त वंश का पतन होता है। नाम बताइए उसका, जिसने रोका था उसका नाम था स्कंदगुप्त।
और शायद अंतिम शासक इसका कुमारगुप्त था, अंतिम शासक इसका कुमारगुप्त था। बाद में हुड़ों ने इसको पराजित करके जो है अपनी सत्ता कायम कर लिया था यहाँ पे। अगला है गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे कला और स्थापत्य कला के लिए गुप्त वंश जो प्रसिद्ध है। और कला में अब फिलहाल देखना पड़ेगा कौन कौन से काम इसने किया है, मुझे याद भी नहीं इसमें है। देखिए अजंता की कलाकृतियां, अजंता एलोरा, बहुत बार परीक्षा में पूछता है इसको, है अजंता एलोरा को लेकर। तो मुझे लग रहा है एमपी में जगह है, अजंता एलोरा की जगह एमपी में आपके है। ये 2 गुफाएं हैं सर। हाँ, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है ना? यस सर। अजंता एलोरा गुफा महाराष्ट्र में, एमपी में, महाराष्ट्र में है। दोनों सर, अजंता एलोरा दोनों महाराष्ट्र। दोनों महाराष्ट्र में है। चलिए हाँ, बाघ की गुफाएं यहाँ पे, बाघ वाली गुफाएं आपकी एमपी में है, सही है। यस। बाघ की गुफाएं आपकी एमपी में है। एलिफेंटा भी आपकी महाराष्ट्र में, एलिफेंटा गुफा, अजंता एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में ही है, सही है। कवि कालिदास किससे संबंधित? देखिए आ गया कवि कालिदास। कालिदास देखिए आगे चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो कालिदास इसी के दरबारी थे। तो बाद में लोग कहते हैं कि चले गए थे श्रीलंका चले गए थे, वहीं पर इनकी हत्या, इनकी एक वेश्या इनकी हत्या कर देती है कालिदास की। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो अजंता का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। तो इसका मतलब क्या हो गया? बौद्ध धर्म, चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। उत्तर गुप्त युग में विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। गुप्त क्या बोलते हैं, गुप्त काल के बाद विश्वविद्यालय प्रसिद्ध में कौन आया था? जवाब इसका आपका नालंदा, यही का नालंदा इसका नाम है। ये फेमस हुआ बाद में उत्तर गुप्त काल में। एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका जवाब आपका है भानुगुप्त है। कई बार परीक्षा में एरड़ अभिलेख कई बार परीक्षा में आया हुआ है, इसका संबंध भानुगुप्त से है। देखिए फायान भी कई बार परीक्षा में आया हुआ है, इसको तीर्थयात्रियों का तीर्थयात्री कहते हैं। द प्रिंस ऑफ पिलिग्राम, द प्रिंस ऑफ पिलिग्राम के नाम से प्रसिद्ध है फायान। ये आपके चाइना का था, चाइना से 3-4 लोग भारत आए हैं। इसमें से मुख्य रूप से दो का नाम परीक्षा में बहुत पूछता है, हेनसांग और फायान का नाम पूछता है। तो दोनों लोग चाइना के थे। हेनसांग हर्षवर्धन शासन काल में भारत आया था, हर्षवर्धन था उसमें। और फायान जो था एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत में जो है आपका फायान आया था, और हेनसांग जो था हर्षवर्धन शासन काल में भारत था। दोनों चाइना के थे। और भी इसके अलावा सिंह हुए, और भी कई जो है कि। हाँ बताइए। कई लोग चाइना से भारत आए थे बौद्ध धर्म की खोज के लिए। तो फायान बौद्ध धर्म के साहित्य को खोजने के लिए भारत में आया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। चलिए भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग, चलिए मिल गया तो जवाब। देखिए प्रश्न भी आपका आ गया हुआ स्वर्ण युग, जो मैं गोल्डन एज के नाम से मैंने कहा। तो गुप्त काल आपका संस्कृत का स्वर्ण युग है। जो भारतीय सभ्यता संस्कृत जो यहाँ पे पनप रही है, तो इसका स्वर्ण काल कौन सा था? गुप्त काल था। आगे देखिए, फायान कहाँ का निवासी था? फायान कहाँ का निवासी था? तो जवाब देखिए चीन है। चलिए छोड़िए, इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए ये परीक्षा में कई बार आया हुआ है, इस गुप्तकालीन शासक को कविराज, कवियों का राजा कहा जाता है। इसका जवाब है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को एक विशेष बात जानिएगा, समुद्रगुप्त को नेपोलियन क्या बोलते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में जो युद्ध करता है, और दक्षिण भारत के अधिकतम राज्यों को जीत लिया था समुद्रगुप्त ने, और किसी भी युद्ध में नहीं हारा ये। नेपोलियन तो हार भी गया, नेपोलियन जो है युद्ध में हारा था, मैग्ना कार्टा कॉन्स्टिट्यूशन उस युद्ध में हार गया था नेपोलियन, लेकिन ये समुद्रगुप्त किसी युद्ध में हारता नहीं है। और इसकी विशेष कविराज का नाम इसलिए कविराज यहाँ पे लिखा गया क्योंकि इसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। गुप्त काल के कुछ सिक्के मिले हैं जिसमें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया, इसको समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। तो संगीत प्रेमी था ये,
समुद्रगुप्त क्या था, संगीत प्रेमी था, इसलिए इसको कविराज के नाम से भी जो है उपाधि यहाँ दी गई है, कविराज के नाम से। और नेपोलियन ऑफ इंडिया परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, इसका जवाब क्या देंगे आप, समुद्रगुप्त को देंगे। चलिए, समुद्रगुप्त को किस स्तंभ में सकोपम कहा गया है, तो यहाँ जवाब नहीं है, छोड़ दीजिए, कट गया है नीचे से। देखिए देखिए मिल भी गया आपका, भारत नेपोलियन किसे कहा जाता है, जवाब आपको मिल गया समुद्रगुप्त को। अगला देखिए आपका है, चलिए ये देखिए लिखा हुआ है, इतिहासकार हैं बिसेट स्मिथ, उन्होंने ही जो है कि भारत का नेपोलियन से कहा है। इस पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है, बिसेट स्मिथ की पुस्तक अपनी है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसी में इन्होंने जो है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा इन्होंने। बिसेट स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक में नेपोलियन को भारत का जो है नहीं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। चलिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, तक्षशिला बताइए भाई कहाँ स्थित था, भारत में स्थित था। तो तक्षशिला आप कहाँ पे है, तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पे है भाई, पाकिस्तान, पाकिस्तान में है, पाक अधिकृत पीओके में लगा पड़ता, पीओके जो पाक अधिकृत कश्मीर उसी में तक्षशिला है वर्तमान में, लेकिन वर्तमान में अपने अवशेष ही बचे हुए हैं। किस राजा का एक नाम देवगुप्त था, किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था देवगुप्त। चलिए छोड़िए उसको। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला कौन था, वही चंद्रगुप्त द्वितीय ही था, विक्रमादित्य। देखिए महाराजा धीराज की उपाधि भी दिए थे। अब इसको देखना पड़ेगा धीराज वाले कौन थे, इतना नहीं पता में है। धीराज तो कई लोग धारण किए थे। प्रयाग प्रशस्त लेख परीक्षा में कई बार आया हुआ है, इसको जरूर दिमाग में रखिएगा अपने, परीक्षा में कई बार प्रयाग प्रशस्त लेख आया हुआ है। उसका संबंध किससे है, समुद्रगुप्त से है। और हरिशेर यही पूछता है इसके लेखक कौन है, यहाँ लेखक का नाम नहीं दिया हुआ है, तो उसका नाम है हरिशेर। प्रयाग प्रशस्त लेख आदि विद्वान है और इसका संबंध समुद्रगुप्त से है। और हरिशेर जो है इसका लेखक था, एक उसका लेखक था, उसने हरिशेर ने इसको प्रयाग प्रशस्त लेख लिखा था। तो गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया उसका नाम था, हूणों घराने वाले स्कंदगुप्त थे, पहले मिला था। शक विजेता किसे कहा जाता है, शकों को जीतने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है शक विजेता के नाम से जानते हैं, शक विजेता के नाम से जानते हैं। चलिए, रजत सिक्के जारी करने वाला, रजत माने होता चांदी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। चलिए अब देखिए कुछ क्लीन है, दिखेगा आपको, साफ साफ है यहाँ पे। आठ बज रहा, 8 बज गया, चलिए ठीक है, 10 मिनट 20 मिनट और देख लीजिए। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे अवध तक किस वंश का शासन था, सबसे लंबा टाइमिंग किसने कहा, किसने शासनकाल किया दिल्ली सल्तनत में। देखिए तुगलक, वही मोहम्मद बिन तुगलक, पागल बादशाह, इसके बारे में मैंने चर्चा कल परसों किया था आप लोगों से, जो कि कई उपनामों से विभूषित है। ये एक सबसे बुद्धिमान शासक कुछ लोग कहते हैं इसको है, कुछ लोग कहते हैं पागल था ये, कुछ लोग कहते हैं विरोधी गुणों का मिश्रण था ये, कुछ लोग असफल सम्राट के नाम से जानते हैं इसको हैं, कुछ लोग रक्त पिपासु कहते हैं, मतलब तरह तरह के नाम मिलेंगे आपको इसके। सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान भी यही था, दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान भी यही था, सबसे बुद्धिमान भी लोग इसको कहते हैं। और तरह तरह कोई पागल कहता है, कोई बुद्धिमान कहता है, कोई विरोधी गुणों का मिश्रण कहता है। अगर ऐसा टाइटल कहीं मिलती है, अगर कहीं आपको है, तो कौन व्यक्ति है वो, मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक। 3-4 काम इसके बारे में बताया था, बहुत परीक्षा में पूछता है इसे। राजधानी परिवर्तन, दबाव में कर वृद्धि, खुरासान विजय अभियान, और तांबे के सिक्के का प्रचलन। चांदी के सिक्के चलते, इसके पहले चांदी के सिक्के चलते थे, इसने क्या किया, इसने तांबे के सिक्के चलाया और चांदी के सिक्कों को अपने भंडार गृह में रख लिया। हुआ क्या, बाद में जो है कि सारे जो भी उस तरह के लोग थे, अपने घरों में चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के छापने लगे लोग, मतलब टकसाल बनाया, अपने घर में मोहर मार मार के छपाई शुरू कर दिए।
तांबे के सिक्के, और राजकोष में तांबे के सिक्के की भरमार हो गई, पूरी तरह से लगा कि सब तांबे के सिक्के ही आ गए जगह जगह से। ये समस्या खड़ी होती है यहाँ पे। चलिए आगे आ जाइए। अशोक के अभिलेख में किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई? अशोक के अभिलेख जो मिलते हैं, तो ये तो अशोक के अभिलेख को पहले पढ़ा कौन था? अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला कौन था? जेम्स प्रिंस। जेम्स प्रिंसम ने पढ़ा था। तीवर नाम है, और अशोक के एकमात्र पुत्र के बारे में उसके अभिलेख में वर्णन मिलता है। आप जानते हैं कि अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा का नाम आता है बार बार, जो चाइना में, जापान में, कई जगह देशों में जो है कि एक बौद्ध भिक्षु बन के गए थे, भिक्षु बन के गए थे, मतलब शासक का पुत्र पुत्री एक भिक्षु बन करके जो है विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाते हैं। धम्म विजय वहीं से प्रारंभ करता है वो अशोक। चलिए अगला देखिए। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, एक मुहावरा क्रम प्रसिद्ध है, दिल्ली से दौलताबाद मुहावरा प्रसिद्ध है। तो किसने किया था ये काम? दौलताबाद का मतलब है देवगिरी। दौलताबाद से तात्पर्य क्या है? देवगिरी। कभी कभी परीक्षा में दिल्ली से देवगिरी देता है, दौलताबाद ना दे करके। और बताइए कारण क्या था, क्यों किया था उसने ऐसा? इसका कारण था कि मंगोलों का आक्रमण। दिल्ली चूंकि दक्षिण भारत के उत्तर भारत में बिल्कुल समीप थी, और मंगोल तेजी से वहां तक पहुंच जाते थे, दिल्ली तक। उसने कहा कि राजधानी अगर हमारी बीच में रहेगी तो मंगोल जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, और हम लोग उनके लिए विरुद्ध एक षड्यंत्र, उनके विरुद्ध एक राजनीति और बाकी चीजें कर सकते हैं। तो मंगोलों से आक्रमण से बचने के लिए जो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी जो दिल्ली से दौलताबाद उसने किया था, सफल नहीं हुआ, बाद में वही ले जाता है। अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? पहले उसका नाम कहाँ? पहले मास्की शिलालेख एक है, उसी में प्रथम बार अशोक का नाम आता है। देखिए, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? पढ़ने वाले कौन थे? तो इसका नाम देखिए जेम्स प्रिंसप आ गया। प्रथम बार सफलता मिली इनको, और वहीं से जल मौर्य वंश का इतिहास लोग जाने नहीं तो पूरी तरह से गायब कर दिए थे लोग, मौर्य वंश का इतिहास गायब कर दिए थे। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने किया था। मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया? विलियम बेंटिंग ने यहां निषेध किया था। डेट बताइए, डेट क्या थी? डेट बताइए, डेट क्या थी? सती प्रथा पर जो निषेध किया गया, नियम बनाया गया, जो अंग्रेजों ने बनाया। अब फिलहाल राजा राम मोहन राय थे। अब 1829 है, 1929 है? 1929 होगा, हमें लग रहा है 1929 का ही डेट होगा। इसमें सती प्रथा पर मोहम्मद विलियम, क्या नाम था उसका, विलियम बेंटिंग ने रोक लगाई थी, निषेधित किया था इसको। और दूसरा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। सोचिए कि मतलब सती प्रथा कब से चली आ रही है, सती प्रथा कब से चली आ रही थी, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक रोक लगाया था उसके। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोक लगाया था। सती प्रथा बताइए होता क्या था? चलिए, इस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में शिक्षा के सुनहरों का जाल फैलाया था? इसका जवाब है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के बारे में कुछ चीज और जानिएगा। दिल्ली में शारदा नहर, 2-3 नहरें दिल्ली में बनवाया इसने। और सबसे बड़ी बात फिरोज तुगलक ये थी, इसने काम किया था ये, एक दवा खाने का निर्माण गरीबों के लिए किया था इसने। मतलब गरीब आते हैं, दवा ले आते थे, उसका नाम नहीं, उसका दिमाग में हमें नाम, उसका नाम नहीं याद आ रहा है क्या किया था इसने। दूसरा काम फिरोज शाह तुगलक ने जो किया था, दीवाने बंदगान, परीक्षा में कई बार पूछा हो, दीवाने बंदगान को लेकर के। तो दीवाने बंदगान का मतलब होता है गुलाम विभाग, जो गुलाम रखते थे। अक्सर परंपरा थी तुर्कों में गुलामों को रखने की, तो गुलामों के लिए इसने दीवाने बंदगान बनवाया था, विभाग था इसका, जहाँ पर गुलाम रहते थे, खाने पीने की व्यवस्था उनकी वहां पे होती थी, और सारी व्यवस्थाएं वहां उनके लिए की जाती थी। और गरीब औरतों के लिए एक दहेज देने के लिए अलग से विभाग बनाया था इसने। मतलब कई काम उसने इसने किया था, जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम के सुल्तान ने की थी? इसका जवाब क्या है? मोहम्मद तुगलक। आज सरकार जो देती है, कृषि ऋण देती है, ये काम मोहम्मद तुगलक बहुत पहले कर चुका था। जब दुआ में कर वृद्धि करता है
उस टाइम वहां सूखा पड़ रहा था। ये जानकारी इसके लिए इसके जो मतलब वर्कर थे या कर्मचारी इसके जो थे इसके, बहुत बाद में जानकारी इसको देते हैं कि भाई वहां सूखा पड़ रहा है। बाद में उसका लगान को माफ करता है और बाद में उनको बीज देता है, खाद उपलब्ध कराता है रेट पर, मोहम्मद तुगलक का, ताकि अपना पुणे वो लोग व्यवसाय शुरू कर सकें। चलिए चलिए हम यही बंद करते इसको हैं। एक अंतिम प्रश्न है, मराठा शक्ति का उदय कब हुआ? इसका जवाब आपका है 17वीं शताब्दी में। कितना भी बचा भी है, बहुत सारे प्रश्न बचे हुए थे अभी। चलिए छोड़िए, कोई जुड़ा है भाई और कि सभी लोग निकल चुके हैं? एक बार मैं देख लूं। चलिए, सपना, स्वाति, पूनम और सभी लोग जुड़े हुए हैं। जवाब नहीं मिल रहा किसी का। चलिए तो ठीक है, आज की कक्षा में बंद करते हैं, टाइम भी हो गया, 8 बज गया है। तो आज क्लास यहीं क्लोज करते हैं।